हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत सारी एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक स्टडी का है दैट इज़ लेटिस एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा लेटिस H0, दिस इज़ स्टैंडर्ड लेटिस एंथैल्पी। तो ध्यान रखिए, लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, खास तौर से ध्यान रखिए कि ये एंथैल्पी जो है आयोनिक कंपाउंड से कंसर्न है। ionic compound, this enthalpy is concerned with ionic compounds. So lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change which occurs when 1 mole of an ionic compound dissociates into its ions in gaseous state. जैसे कि आप देख रहे हो कि सोडियम क्लोराइड, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लुक हियर, सोडियम क्लोराइड की आपको लेटिस एंथैल्पी देखना है तो लुक हियर, sodium chloride NaCl solid get converted into Na plus gas plus Cl minus gas। तो इसकी जो लेटेस्ट एंथैल्पी आपको मिलेगी दैट इज़ अबाउट 788 किलो जूल्स पर मोल। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर डेल्टा लेटिस H0 इज इक्वल टू 788 किलो जूल्स पर मोल। तो दिस इज़ द लेटिस एंथैल्पी, स्टैंडर्ड लेटिस एंथैल्पी फॉर सोडियम क्लोराइड, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड जो कि आयोनिक सॉलिड है, ये अपने गैसियस आयंस के अंदर जो है डिसोसिएट हो रहा है, जैसे कि Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस। तो इसके अंदर जो एनर्जी चेंज होगी, जो एंथैल्पी चेंज होगी, उस एंथैल्पी चेंज को हम नाम देंगे लेटिस एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा लेटिस H0 से इंडिकेट करेंगे। तो सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन लेटिस एंथैल्पी डायरेक्टली बाय द एक्सपेरिमेंट, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड की लेटिस एंथैल्पी डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो वी कैन यूज़ द इनडायरेक्ट मेथड वेयर वी कंस्ट्रक्ट एन एंथैल्पी डायग्राम कॉल्ड एज बॉर्न-हेबर साइकिल। तो यहाँ पर हम जो है एक एंथैल्पी डायग्राम जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका नाम है बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल दैट इज़ द एंथैल्पी डायग्राम, और वो एंथैल्पी डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है। दिस इज़ बॉर्न-हेबर साइकिल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये जो है कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर जो है एक इनडायरेक्ट मेथड जो यूज़ करेंगे। तो कैलकुलेट द लेटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉलिड बाय स्टेप्स। तो यहाँ पर जो डिफरेंट स्टेप्स में हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की लेटिस एंथैल्पी जो है डिटरमाइन करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो 5 रिएक्शंस लिखी हुई है, जिसमें सबसे पहले आप देखिए सोडियम सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम गैस, और इस एंथैल्पी का नाम है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। दिस इज़ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसकी वैल्यू है 108.4 किलो जूल्स पर मोल। तो आपको यहाँ पर देखिए ये जो इतना इस डायग्राम के अंदर इतना जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपको दिखता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सोडियम सॉलिड जो है यहाँ पर सोडियम गैस के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है। ओके, दूसरा है सोडियम गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और वो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आपको देखो यहाँ पर मिल रही है। सोडियम गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम प्लस गैस। तो सोडियम गैस जो है यहाँ पर अपने गैसियस आयन के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है, और उसके अंदर जो एंथैल्पी निकल रही है दिस इज़ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको हम डेल्टा IH0 से इंडिकेट करेंगे, एंड इट्स वैल्यू इज़ अबाउट 496 किलो जूल्स पर मोल। थर्ड रिएक्शन देखिए, हाफ Cl2 गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू Cl गैस, और हम इसको नाम देंगे इट इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसमें अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स हैज़ बीन ब्रोकन टू फॉर्म द गैसियस एटम। तो इस वैल्यू को हम जो है 121 किलो जूल्स पर मोल जो है कंसिडर करें। तो यहाँ पर आप देखिए हाफ Cl2 गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू Cl गैस, और इसके अंदर जो एंथैल्पी जो रिलीज़ हो रही है दैट इज़ अबाउट 121 किलो जूल्स पर मोल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो क्लोरीन गैसियस एटम फॉर्म हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl माइनस गैसियस आयन के अंदर जो कन्वर्ट होगा, और इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज होगी दिस इज़ कॉल्ड एज डेल्टा EgH0। दिस इज़ स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Eg स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन, और उसकी वैल्यू जो है चूँकि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए माइनस वैल्यू दी जाएगी, दिस इज़ अबाउट -348.6 किलो जूल्स पर मोल, और वो वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है। देखिए दिस इज़ क्लोरीन गैस कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस गैस, तो इसके अंदर देखिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही दैट इज़ -348.6 किलो जूल्स पर मोल, एंड इट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, उसके बाद जो है इन सारी रिएक्शंस के ज़रिए से आप देखिए कि Na प्लस गैस कंबाइंस विद Cl माइनस गैस गिव्स राइज टू सोडियम क्लोराइड सॉलिड, और यहाँ पर जो इसकी लेटेस्ट एंथैल्पी जो है क्या हो सकती है, तो ये चीज़ को हम जो है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस साइकिल इज़ दैट द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस राउंड अ साइकिल इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पर जो है सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस राउंड द साइकिल ये ज़ीरो होगी, लेकिन यहाँ पर हम जो है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमको लेटेस्ट एंथैल्पी की जो वैल्यू मिलेगी वो इन सारी वैल्यूज़ का जो है समेशन करने पर। तो देखिए किस तरह से होगा, लेटेस्ट एंथैल्पी हमको कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सी, मैं यहाँ पर इन सारी एंथैल्पीज़ का जो है समेशन करता हूँ। तो आई विल गेट द लेटेस्ट एंथैल्पी फॉर सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देखिए सोडियम क्लोराइड सॉलिड है और यहाँ पर जो है Na प्लस Cl गैस, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर Na प्लस है और यहाँ पर Cl माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी एंथैल्पीज़ का जो है आप समेशन कीजिए और उसके अंदर से जो है यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है सबट्रैक्ट कीजिए। तो देखिए 411.2 मैं यहाँ लिखूँगा डेल्टा लेटिस H 0 इज़ इक्वल टू, सबसे पहले इसका मैं लिखूँगा 411.2 प्लस उसके बाद आइए 108.4 प्लस अगला जो होगा 121 प्लस 495.6। यहाँ पर जो है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है कंसिडर करना है। तो यहाँ पर देखिए कि सोडियम सॉलिड जो है यहाँ पर बन रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पर Na प्लस आपको बनाना है तो इस एंथैल्पी को आपको रिवर्स करना होगा। तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू -411.2 से ये बन जाएगी +411.2। उसके बाद ये इतनी सारी जो वैल्यूज़ आ गई आपके सामने 495.6, इसके साथ में जब आप इस वैल्यू को जो है माइनस करते हो तो ये आपके पास में 1 हो गई। उसके बाद माइनस जो है आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 348.6। तो ये सब को जब आप जो है काउंट करोगे तो यू विल गेट द लेटेस्ट एंथैल्पी, स्टैंडर्ड लेटेस्ट एंथैल्पी फॉर सोडियम क्लोराइड दैट इज़ इक्वल टू +788 किलो जूल्स पर मोल। यहाँ पे आपको जो है वैल्यू मिलेगी 788 किलो जूल्स पर मोल। आप इसको जो है कैलकुलेट करके देख लीजिए तो नियर अबाउट ये वैल्यू आपको जो मिलेगी दिस इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड लेटेस्ट एंथैल्पी फॉर सोडियम क्लोराइड। तो फॉर सोडियम क्लोराइड सॉलिड that get converted into Na plus gas and Cl minus gas, the internal energy is smaller by 2 RT। तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड के लिए जो आपके पास इंटरनल एनर्जी जो होगी वो 2 RT से जो है कम होगी, इट इज़ लेस बाय 2 RT बिकॉज डेल्टा Ng इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो इक्वेशन आपको जिसमें डेल्टा Ng होगा तो इसकी वैल्यू जो है आपको 2 मिलेगी। तो यहाँ पर जो है Ng की जगह पर आप जो है 2 लिखोगे तो इट बिकम्स 2 RT। तो इंटरनल एनर्जी इज़ स्मॉलर बाय 2 RT एंड इज़ इक्वल टू +788 किलो जूल्स पर मोल। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी से आप जो है बॉर्न-हेबर साइकिल से किसी भी आयोनिक कंपाउंड की आप जो है लेटेस्ट एंथैल्पी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया दिया गया है। तो ये डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ एंथैल्पीज़ है जो इनडायरेक्टली हम जो है लेटेस्ट एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए इसको जो है यूज़ करेंगे। तो इन सब का समेशन करना है और उसमें से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जो है माइनस कर देना है, तो यू विल गेट डायरेक्टली द स्टैंडर्ड लेटेस्ट एंथैल्पी फॉर सोडियम क्लोराइड। नाउ वी यूज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड लेटेस्ट एंथैल्पी टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप जो है यहाँ पर इस लेटेस्ट एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करने में यूज़ कर सकते हो। तो देखिए कैसे होगी, लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा सॉल्यूशन H0, दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।
इस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को आप जो है कैलकुलेट करोगे समेशन ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आप इसको डेल्टा सोल H0 से इंडिकेट कर सकते हो। पूरा सॉल्यूशन भी लिखा तो कोई बात नहीं। तो डेल्टा सोल H0 इज इक्वल टू डेल्टा लैटिस H0 प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H0। तो यहाँ पर जो है आपको स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी प्लस स्टैंडर्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी फॉर 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉलिड। अब यहाँ पर आप देखिए कि लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी सोडियम क्लोराइड के लिए क्या दी हुई है। तो लेट अस सी स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी फॉर सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू प्लस 788 किलो जूल्स पर मोल, और इसी तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी फॉर सोडियम क्लोराइड, ये वैल्यू आपको जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिलेगी दैट हैज़ द यूनिट दैट हैज़ द वैल्यू ऑफ -784 किलो जूल्स पर मोल। अब आप यहाँ पर जो है इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कीजिए तो यू विल गेट डेल्टा सॉल्यूशन H0 फॉर सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 788 minus 784 that is equal to plus 4 kilojoules per mole. So this is the standard enthalpy of solution of 1 mole of sodium chloride. तो ये होगी 4 kilojoules per mole and the dissolution of sodium chloride is accompanied by little heat change. तो यहाँ पर जो थोड़ी सी जो हीट चेंज होगी जिसके ज़रिए से सोडियम क्लोराइड गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी के ज़रिए से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फार्मूला याद रखिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये चीज़ जो है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखते हैं कि एक्चुअल जो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का जो है मीनिंग क्या है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जिसको हम लिखेंगे डेल्टा सोल H0, दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ solution of a substance is the enthalpy change when 1 mole of it dissolves in a specified amount of the solvent। एक मोल जो है कोई भी सब्सटेंस को आप स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जब डिज़ोल्व करते हो तो जो उसमें एंथैल्पी चेंज होती है दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is the enthalpy change observed on dissolving the substance in an infinite amount of the solvent when the interactions between the ions or solute molecules are negligible। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप जो डाइल्यूशन बढ़ाते जाइए इतना डाइल्यूट कर दीजिए कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, तो उसको हम नाम देंगे इट इज़ द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड on dissolving the substance in an infinite amount of solvent when the interactions between the ions or solute molecules are negligible। तो आयन और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच का जब इंटरेक्शन जो एकदम निग्लिजिबल हो जाएगा उस वक्त जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मीनिंग क्या है कि आपको जो सोल्यूशन प्रिपेयर करना है उस सोल्यूशन के अंदर जो है आप इतना ज़्यादा उसको जो है डाइल्यूट कर दीजिए कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेवल तक चला जाए, तो उस एंथैल्पी को हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और वहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स के बीच का जो आपस का इंटरेक्शन है वो बिल्कुल ही निग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखिए कि व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट द आयंस लीव देयर ऑर्डर्ड पोजीशंस। जब आप जो है किसी भी आयोनिक सॉलिड को जब वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो है डिसॉल्व करते हो तो आयन जो है अपना जो ऑर्डर होता है, पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट होता है वो जो है लूज़ करते हैं, ऑर्डर्ड पोजीशन को जो है लूज़ करते हैं। दे लीव देयर ऑर्डर्ड पोजीशंस ऑन द क्रिस्टल लैटिस। जो उसका क्रिस्टल लैटिस होता है तो उनकी जो पर्टिकुलर पोजीशंस होती है वो पोजीशंस को जो है आयन जो है छोड़ देते हैं, वो लीव करते हैं। एंड दीज आर
नाउ मोर फ्री इन द सॉल्यूशन। अब वो आयन जो है सॉल्यूशन के अंदर जो है फ्री होते हैं, वो अब किसी के साथ जो है बॉन्डेड नहीं होते हैं, ये फ्री होते हैं। बट द सॉल्वेशन ऑफ दीज आयंस, ध्यान रखिए, जो आयन जो है आपस में एक दूसरे से तो फ्री हो गए, लेकिन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ में जो है उनका जो इंटरेक्शंस होता है उसको हम नाम देंगे सॉल्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। और यही चीज़ जो है हाइड्रेशन होगी जब आप यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर यूज़ करोगे। ध्यान रखिए, अगर आप अदर देन वाटर कोई सॉल्वेंट यूज़ करते हो तो इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम नाम देंगे सॉल्वेशन, और अगर वही सॉल्वेंट आप वाटर यूज़ करते हो तो इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को आप हाइड्रेशन का नाम दोगे। तो इट ऑल्सो ऑकर्स एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम एक AB सॉलिड को जो है डिज़ोल्व करके A प्लस एक्वियस और B प्लस एक्वियस बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, प्रोसेस एक्चुअली होना क्या है वो आपको दिखाना है। तो लुक हियर, मैं एक आयोनिक सॉलिड कंसिडर करता हूँ AB, और इसका जो है मैं सॉल्यूशन प्रिपेयर करता हूँ। तो ये हो जाएगा A प्लस एक्वियस एंड B प्लस एक्वियस। तो यहाँ पर जो ये A प्लस एक्वियस और B प्लस एक्वियस के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि लेटिस एंथैल्पी अगर कंसिडर करते हैं तो ये AB जो है ये अपने गैसियस स्टेट में जो है कन्वर्ट होगा। तो लुक हियर, A प्लस गैस एंड B माइनस गैस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी। तो यहाँ पर AB सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस आयन। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगी दिस इज़ कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। अब फिर आप इन दोनों को जो है दोबारा जो है कंबाइन करके इसको इस आयोनिक फॉर्म में एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो इस एंथैल्पी को हम नाम देंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक एंथैल्पी डायग्राम आपको मिलता है जिसमें AB सॉलिड को हमने यहाँ पर जो है A प्लस एक्वियस और B प्लस एक्वियस में कन्वर्ट करना है, लेकिन वहीं पर ये AB सॉलिड जो है ये अपने आयोनिक फॉर्म के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है, और ये आयोनिक फॉर्म जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जो है सॉल्वेट होते हैं या हाइड्रेट होते हैं, और उसके ज़रिए से यहाँ पर आपको A प्लस एक्वियस और B प्लस एक्वियस मिलता है। तो यहाँ पर जो है आयन्स जो है ये अपने सॉल्वेंट के साथ जो है एसोसिएशन में है, इसलिए यहाँ पर हम A प्लस एक्वियस और B माइनस एक्वियस जो लिख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगी दिस इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर इज़ देयरफॉर determined by the selective values of lattice enthalpy and hydration enthalpy। तो यहाँ पर हम जो है अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी प्लस स्टैंडर्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इन दोनों एंथैल्पीज का समेशन जब आप लोगे तो यू विल गेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। तो कोई भी आयोनिक सॉलिड के अंदर जो है आप अगर उसके सॉल्यूशन के एंथैल्पी कैलकुलेट करना चाहो तो इस मेथड से आप जो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर मोस्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज़ पॉजिटिव एंड द डिसोसिएशन प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक। ध्यान रखिए कि बहुत सारे आयोनिक सॉलिड के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है ये पॉजिटिव होगी, और इस तरह से ये प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक होगा, दैट मीन्स बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ द हीट। तो यहाँ पर जो हीट एब्सॉर्ब होगी, इसलिए ये जनरली जो सॉल्यूशन का जो प्रोसेस होता है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉल्ट इन वाटर इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आप जो है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी आयोनिक सॉलिड की अगर वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप उसकी जो है टेम्परेचर को जो है इंक्रीज़ कर दीजिए। तो आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉलिड इन वाटर गेट इंक्रीज। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। इफ़ स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी इज़ वेरी हाई द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड मे नॉट टेक प्लेस एट ऑल। ये बात जो है ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो लेटिस एंथैल्पी होती है अगर किसी सॉलिड की बहुत ज़्यादा होगी तो डिसोल्यूशन ऑफ दैट सॉलिड इज़ नॉट टेक प्लेस एट ऑल। तो यहाँ पर जो है वो सॉलिड का डिसोल्यूशन किसी भी सूरत में जो है नहीं होगा। यही वजह है कि बहुत सारे फ्लोराइड्स
ये जो है क्लोराइड्स के कंपैरिजन में जो है लेस सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि फ्लोराइड्स जो होते हैं जनरली इसकी जो स्टैंडर्ड लेटिस एंथैल्पी जो होती है ये बहुत हाई होती है, इसलिए फ्लोराइड्स जो है आमतौर पर ये वाटर में जो है इनसॉल्युबल होते हैं। तो या सिंपली आप इसको कहिए कि दे हैव लेस सॉल्युबिलिटी देन देयर करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स। तो ये चीज़ जो हम यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अभी सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया, अब यहाँ पर हम अगला टॉपिक लेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो इट इज़ नोन दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज़ द एंथैल्पी चेंज associated with the addition of specified amount of solute to the specified amount of the solvent at constant temperature and pressure। ये बात जो ध्यान रखना है कि आप जब कभी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मेज़र करने जाओ तो वहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जो है डिज़ोल्व कर रहे हो, और उसकी वजह से जो एंथैल्पी चेंज हो रही है दैट एंथैल्पी चेंज इज़ रिप्रेजेंटेड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ऑकर होता है। दिस आर्गूमेंट कैन बी अप्लाइड टू एनी सॉल्वेंट विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन। तो आप जो है वाटर के अलावा कोई सा भी सॉल्वेंट लीजिए तो उसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन होगा, लेकिन यही क्राइटेरिया आप जो है हर तरह के सॉल्वेंट पर जो है अप्लाई कर सकते हो। तो एंथैल्पी चेंज फॉर डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड इन 10 मोल ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देखिए एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका जो है मैं क्या करता हूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड को मैं 10 मोल ऑफ वाटर के अंदर जो है डिज़ोल्व करता हूँ। तो HCl गैस प्लस 10 AQ। AQ यहाँ पर जो है हम वाटर को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हियर AQ रिप्रेजेंट फॉर वाटर। तो यहाँ पर जो 10 मोलर वाटर के अंदर जब मैं हाइड्रोजन क्लोराइड को 1 मोल जब डिज़ोल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा HCl 10 AQ। ये मुझे जो है क्राइटेरिया मिलेगा HCl 10 AQ, और इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज़ इक्वल टू 69.01 किलो जूल्स पर मोल। मुझे यहाँ पर जो है ये डाइल्यूशन की एक इक्वेशन मिलती है जिसमें वह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड को 10 मोल ऑफ वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व करके एक डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करता हूँ। तो इसका जो है एंथैल्पी चेंज जो अकम्पनीड होगी दैट इज़ अबाउट 69.01 किलो जूल्स पर मोल। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो है कुछ सेट है जिसमें मैं जो है डाइल्यूशन जो है हाइड्रोजन क्लोराइड का जो है करता हूँ। तो उन सेट्स के अंदर आप देखिए कि कितनी एंथैल्पी जो है चेंज आपको मिलती है। तो लेट अस सी। मैं पहला सेट लिखूँगा S1, सेट 1, और इस सेट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को 25 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर जो है डिज़ोल्व करता हूँ। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्लस 25 AQ दैट गिव्स राइज टू HCl 25 AQ। और इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज होगी वो एंथैल्पी चेंज मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ अबाउट -72.03 किलो जूल्स पर मोल। ये आपको पहला सेट मिलता है, ठीक। अब दूसरा सेट मैं लूँगा जिसमें मैं 40 वाटर मॉलिक्यूल के साथ 40 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो है डाइल्यूशन करूँगा, और इसके अंदर जो मुझे एंथैल्पी चेंज मिलेगी वो होगी 72.79। तो लुक हियर, सेकंड सेट। एंथैल्पी चेंज -72.79 किलो जूल्स पर मोल। उसके बाद जो है सेट 3 मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जिसमें मैं हाइड्रोजन क्लोराइड को इनफाइनाइट मोल्स ऑफ वाटर के साथ जो है डाइल्यूट करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो है एनर्जी एंथैल्पी चेंज मिलेगी दैट इज़ अबाउट 74.85 किलो जूल्स। HCl गैस प्लस इनफाइनाइट नंबर ऑफ water molecule gives rise to HCl infinite water molecule, and here enthalpy change is equal to -74.85 kilojoules
पर मोल। तो ये मुझे जो है यहाँ पर एंथैल्पी चेंज मिलती है। तो द वैल्यूज़ ऑफ एंथैल्पी चेंज शो जनरल डिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर हम देखेंगे तो उस पर से आपको जो है डिफरेंट एनर्जी एंथैल्पी चेंज जो मिलती है। तो एज more and more solvent is used, the enthalpy of solution approaches a limiting value, that is the value in infinitely dilute solution। तो आप यहाँ पर देखो कि जैसे जैसे आप जो है सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल जो है इंक्रीज करते जाते हो तो वैसे वैसे यहाँ पर जो है नंबर ऑफ सॉल्वेंट जो है यहाँ पर अमाउंट जो है इंक्रीज होता जाएगा और इस तरह से आपको जो एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी वो जो है लिमिटिंग वैल्यू तक के जो है अप्रोच होगी। और इस तरह से अगर आप S1 को जो है S2 में से माइनस करते हो तो हमको यहाँ पर जो है एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन जो है मिलेगा, दिस डाइल्यूशन मिलेगी और उसको जो है बहुत आसानी के साथ जो है कैलकुलेट करोगे। तो आप देखिए S2 जो हमको मिलती है 72.79, इसमें से आप जो है 72.03 जो है माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 0.76 किलो जूल्स। तो लुक यार 0.76 किलो जूल्स पर मोल आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है एंड दिस इज़ नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ द डाइल्यूशन। ये जो सोल्यूशन हमने यहाँ पर यूज़ किया जिसमें हम हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर के अंदर जो है मिलाकर मिक्स करके उसको जो है डाइल्यूट कर रहे हैं तो S1 को जो है आपने S2 में से जो है माइनस किया है तो ये वैल्यू मिलती है एंड दिस वैल्यू इज़ द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन एंड इट इज़ द हीट withdrawn from the surroundings when additional solvent is added to the solution। तो ये इतनी हीट जो है ये सराउंडिंग से जो विड्रॉ की है और वो जो है सिस्टम के अंदर जो एंटर हो रही है और इसके अंदर क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट हम ऐड कर रहे हैं तो सॉल्वेंट ऐड करने पर इतनी हीट एनर्जी क्या हो रही है सराउंडिंग से जो है सिस्टम के अंदर जो है ट्रांसफ़र हो रही है और इस तरह से आपको जो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इज़ डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एडेड। तो आपके पास जो ओरिजिनल जो सॉल्यूशन है वो कितना है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फिर बाद में आपको इसको डाइल्यूट करना है तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप उसमें ऐड करते हो तो उस पर से जो है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जो है डिपेंड करती है। जैसे आपको यहीं पर दिख रहा है कि आपके पास ये ओरिजिनल जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, अब आप इसको पहली मरतबा जो है डाइल्यूट कर रहे हो तो ये मिल रहा है 25 एक्वियस मतलब 25 वाटर मॉलिक्यूल्स 25 मोल्स, तो इस पर जो है एंथैल्पी ये है। लेकिन इसी हाइड्रोजन क्लोराइड को आप जो है 40 मोल्स ऑफ वाटर के साथ जब आप डाइल्यूट करते हो तो एंथैल्पी बदल गई। उसी को आप जो है इन्फानाइट नंबर ऑफ वाटर के साथ जो है डाइल्यूट करते हो तो एंथैल्पी चेंज हो गई। तो ये जो है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड पर जो है एंथैल्पी चेंज जो डाइल्यूशन की है वो डिपेंड करती है। अब उसके बाद ये देखिए कि थर्मोडायनेमिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम नाम देंगे स्पॉन्टेनिटी। तो वो चीज़ जो है हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ तक कि आप देखिए जो एंथैल्पी का टॉपिक था, थर्मोडायनेमिक की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी एंथैल्पी, तो एंथैल्पी वाला टॉपिक यहाँ पर हमने जो है कंप्लीट किया। अब आइए अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है हम कुछ एक्सपेरिमेंट से आपको जो है बताएंगे। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एब्सॉर्ब एंड वर्क परफॉर्म ऑन और बाय अ सिस्टम। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। सबसे पहले तो हीट एब्सॉर्ब और उसके ज़रिए से जो वर्क परफॉर्म हुआ है बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, तो ये वेरिएशन और ये रिलेशनशिप जो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मिलता है। तो इट ऑल्सो पुट्स नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो पर जो किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन जो है शो नहीं करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाउ एवर द फ्लो ऑफ हीट इज़ यूनिडायरेक्शनल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्लो ऑफ हीट इज़ यूनिडायरेक्शनल। क्या मीनिंग हुआ, हीट जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो करेगी। इसका मीनिंग क्या है आप मैं आपको बताता हूँ कि इट मीन्स दैट द हीट इज़ ट्रांसफर्ड
फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हीट का ट्रांसफ़र आप देखोगे तो वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर उसका जो है डायरेक्शन होगा। दिस इज़ द मीनिंग दैट फ्लो ऑफ हीट इज़ यूनिडायरेक्शनल। तो ये चीज़ आप जो है बहुत आसानी के साथ जो समझ सकते हो। तो ये ख़ास बात आपको जो है ध्यान रखना है कि फ्लो ऑफ हीट इज़ यूनिडायरेक्शनल, और वो क्या होगी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये जो यूनिडायरेक्शनल हम कह रहे हैं ना, तो एक्चुअल ये डायरेक्शन आपको मिलता है, दैट इज़ फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इन फैक्ट ऑल नेचुरल प्रोसेसेस वेदर फिजिकल और केमिकल विल टेंड टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन वन डायरेक्शन ओनली। कोई भी नेचुरल प्रोसेस होता है जो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, सिर्फ जो है सिंगल डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, फॉर एग्जांपल अ गैस एक्सपांडिंग टू फिल अवेलेबल वॉल्यूम। आपने जो है एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर आपने एक गैस जो है फिल किया, तो वो गैस जाकर किसी एक कोने पर नहीं बैठेगी, बल्कि जितना इस कंटेनर का अवेलेबल वॉल्यूम है वो गैस उस पूरे अवेलेबल वॉल्यूम को जो है ऑक्यूपाई कर लेगी। तो अ गैस एक्सपांडिंग टू फिल अवेलेबल वॉल्यूम। इसी तरह से बर्निंग ऑफ कार्बन इन डाई ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे प्रोसेस जो है क्या होते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि अगर आपने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जो है बर्न किया तो इट गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस जो है यूनिडायरेक्शनल। इसी तरह से एक्सपांशन ऑफ गैस जो किसी भी कंटेनर के अवेलेबल वॉल्यूम में हो रहा है, ये सब के सब जो है यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होते हैं। बट हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू द वार्मर बॉडी। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि किसी कोल्ड बॉडी से वार्म बॉडी की तरफ जो है हीट नहीं जाएगी। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर कहा कि हायर टेम्परेचर मतलब वार्म बॉडी से लोअर टेम्परेचर मतलब कोल्ड बॉडी की तरफ है, लेकिन ये बात जो है ध्यान रखना है कि इसका उल्टा प्रोसेस कभी नहीं होगा कि आपने कोल्ड बॉडी से वार्म बॉडी की तरफ जो हीट को ट्रांसफ़र किया है। तो इसकी जो है ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है ये not it occurs upon its own. The gas in a container will not spontaneously contract into its own. तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि ये गैस जो एक्सपांड हो गई है, जैसे कि गैस खुद ब खुद एक्सपांड हुई है, अपने आप से जो ये एक्सपांड हो गई है जो अवेलेबल वॉल्यूम, लेकिन अगर इस गैस को आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करके किसी एक कोने पर लाना चाहोगे तो ये प्रोसेस जो है ये खुद से नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि द गैस इन अ कंटेनर will not contract into one corner, or the carbon dioxide will not be broken down to form carbon and dioxygen on its own। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि ये प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होते हैं। तो these and many other spontaneously occurring changes शो यूनिडायरेक्शनल चेंज। तो जैसा हमने यहाँ पर जो दो चीज़ बताया कि एक एक्सपांशन ऑफ द गैस है और कार्बन और डाइऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अपने आप से हो रहे हैं, बगैर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के हो रहे हैं। लेकिन इसी को आप रिवर्स करना चाहो कि इस गैस को कंप्रेस करके एक कॉर्नर पर ले आओ, ये खुद से नहीं होगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करके कार्बन और डाइऑक्सीजन बना दो, ये खुद से नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज़ वन विच ऑकर्स इमीडिएटली व्हेन कॉन्टैक्ट इज़ मेड बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर जो है आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उस रिएक्शन को कहोगे जो कि इमीडिएटली होती है जब आप जो रिएक्टेंट को आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म करेंगे तो ये प्रोसेस को आप जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहोगे। तो यहाँ पर देखते हैं, टेक द केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है कंबाइन करते हैं तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। ये एक प्रोसेस आपको दिख रहा है, नो डाउट ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दीज गैसेस मे मिक्स्ड एट रूम टेम्परेचर एंड लेफ्ट फॉर मेनी ईयर्स विदाउट ऑब्जर्विंग एनी परसेप्टिबल चेंज। यहाँ पर जो है कोई परसेप्टेबल चेंज देखे बिना अगर आप इसको कई साल तक के इसको छोड़ दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके आप कई साल तक के इसको छोड़ दो, तो क्या होगा यहाँ पर, तो इनके बीच में जो है रिएक्शन होगी एंड
दिस विल हैव अ वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो प्रोसेस होगा बहुत ही स्लो होगा, बहुत स्लो, कई साल लगेंगे, आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। लेकिन बहरहाल ये दोनों कंबाइन होकर जब वाटर बनाएंगे और ये प्रोसेस आपको मिलेगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन ध्यान रखिए कि ये बहुत ही स्लो रेट ऑफ रिएक्शन से जो होगा, एंड इट इज़ स्टिल कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पर जो आप इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी कहोगे। सो स्पॉन्टेनिटी मीन्स, अब यहाँ पर जो स्पॉन्टेनिटी जो हमने लिखा है हेडिंग, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो हैविंग द पोटेंशियल to proceed without the assistance of external agency। कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक प्रोसेस है, उसको कंप्लीट होने के लिए एक पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल के ज़रिए से वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इसके लिए किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल एजेंसी आप जो है उसमें लगा नहीं रहे हो। जैसे कि आप देखिए कि ऊपर से कहीं से आप जो है पानी छोड़ दीजिए, तो पानी बगैर किसी पोटेंशियल के उस ऊपर ऊंचाई से जो है नीचे की तरफ बहकर आ जाएगा। इसमें आपको कोई पोटेंशियल, कोई स्ट्रेस या कोई आगे का आपको जो है एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको ऊपर से जो है पानी जो है छोड़ना है ऊंचाई से, वो पानी खुद ब खुद बहकर जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी तरह से आप एक स्टोन जो है ऊपर से जो है छोड़ दीजिए, तो वो स्टोन जो है इट विल ड्रॉप ऑन द अर्थ विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। उस स्टोन को गिराने के लिए आपको कोई पोटेंशियल, कोई ताकत, कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखिए कि स्पॉन्टेनिटी मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द assistance of external agency. However, it does not tell about the rate of the reaction or process। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन या प्रोसेस को जो स्पॉन्टेनिटी डिफाइन नहीं करती है। तो अनदर एस्पेक्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और प्रोसेस एज वी सी इज दैट दिस कैन नॉट रिवर्स देयर डायरेक्शन ऑन देयर ओन। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है ऊंचाई पर जो ये वाटर रिजर्वायर है सपोज, और ये पानी जो है बहकर यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंसी के आप जो है इस वाटर को ऊपर से नीचे ला सकते हो। बस सिर्फ ये वाटर को यहाँ से जो है बहकर नीचे की तरफ आना है। लेकिन नीचे से ऊपर जो है पानी को ले जाने के लिए ये प्रोसेस जो है पॉसिबल नहीं है बगैर किसी एक्सटर्नल मींस के, बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंसी के। जैसे कि आपको कुछ वाटर पंप वगैरह लगाना पड़ेगा तो वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो वाटर पंप जो है लगाना ये एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल एजेंसी है। तो ध्यान रखिए कि फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एंड इट ऑकर्स अपॉन इट्स ओन एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये खुद ब खुद जो है रिवर्स नहीं होगा कि चलो पानी जो है खुद ब खुद नीचे से अब ऊपर की तरफ जा रहा है, या स्टोन जो हमने ग्राउंड पर जो है ड्रॉप किया था वो स्टोन जो है वापस उठकर जो है ऊपर चला गया खुद ब खुद। तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता है। तो वी में समराइज दैट a spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और अगर आप इसको जो है रिवर्सिबल करना चाहो तो कोई ना कोई आपको एक्सटर्नल एजेंसी लगाना पड़ेगा। जैसे कि नीचे से अगर ऊपर आपको जो है पानी पहुंचाना है तो एक्सटर्नल एजेंसी आपको इसमें वाटर पंप यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे जो है बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर आप जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को किसी एक्सटर्नल एजेंसी के ज़रिए से उसको रिवर्स कर सकते हो, बस इसके अलावा जो है और कुछ नहीं। तो ध्यान रखिए, एक सिंपल मैं आपको बता दूं कि स्पॉन्टेनिटी इज़ द प्रोसेस which occurs upon its own without application of any external agency। ये चीज़ जो है इसको हम नाम देंगे स्पॉन्टेनिटी। और ध्यान रखिए कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ये ऐसा प्रोसेस है एक मरतबा कंप्लीट हो गया, फिनिश। अब आप उसको अगर रिवर्स करना चाहो तो फिर आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगाना पड़ेगी। चलिए यहाँ पे हम अब एक चीज़ स्टडी करने वाले हैं कि इज़ द डिक्रीज इन एंथैल्पी अ क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी और नॉट। ये चीज़ हम जो है देखेंगे
कि अगर एंथैल्पी के अंदर जो है डिक्रीज़ होता है तो वो डिक्रीज इन एंथैल्पी ये स्पॉन्टेनिटी का जो है क्राइटेरिया है या नहीं है। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर दो डायग्राम आपको जो है बताएंगे कि किस तरह से हम इसको जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इफ़ वी एग्जामिन द फेनोमेना लाइक फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल और फॉल ऑफ अ स्टोन ऑन द ग्राउंड, जो पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा है या फिर जो है ग्राउंड पर जो है आपने कोई पत्थर जो है ड्रॉप किया है, ये दो फेनोमेना से हम इसको समझेंगे। तो वी फाइंड दैट देयर इज़ अ नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहाड़ से पानी नीचे आ रहा है या ऊपर से आपने एक पत्थर को जो है ड्रॉप किया है ज़मीन पर, तो ये दोनों ही प्रोसेस के अंदर डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको ऑब्जर्व होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। जिस चेंज से, जैसे कि टॉप टू बॉटम जो है ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन पर जो है आपको डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। बाय एनालॉजी वी मे बी टेम्प्टेड टू स्टेट दैट अ केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन अ गिवन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन चल रही है उस डायरेक्शन में वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, बिकॉज डिक्रीज इन एनर्जी हैज़ टेकन प्लेस इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर आप देखोगे कि डिक्रीज इन एनर्जी जो होती है, यानी कि इसमें हीट जो है गिवन आउट होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये तीन एग्जांपल्स जो आपको नज़र आ रही है, तीनों के अंदर आप देखिए कि ये निगेटिव वैल्यूज़ दी हुई है। इसका मतलब डिक्रीज इन द एनर्जी, इसमें हीट जो है गिवन आउट हो रही है, इसमें से हीट रिलीज़ हो रही है। इसलिए ये तीनों रिएक्शंस में जो एनर्जी या एंथैल्पी चेंज है, इसको हम निगेटिव साइन से इंडिकेट किया है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो इसके अंदर आप जो है देखोगे कि हर जगह पर जो है निगेटिव साइन जो है नज़र आ रही है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। तो द डिक्रीज इन एंथैल्पी in passing from reactant to product may be shown for any exothermic reaction is shown in this enthalpy diagram। इस एंथैल्पी डायग्राम पर आपको जो ये डिक्रीज इन एंथैल्पी जो है बताया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर HR जो है दिस इज़ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट और HP जो है ये एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट है। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट और ये एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो डेल्टा RH, दिस इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, और इसको हम नाम देंगे नेट हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन। हीट इवॉल्व जो हो रही है वो रिएक्शन के अंदर। तो आप देखिए एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट जो है ये क्या है, हायर लेवल है, मतलब ज़्यादा है, और एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट जो है कम है। इसका मतलब यहाँ पर जो है देयर इज़ द नेट डिक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने डेल्टा RH जो है इस डिफरेंस को लिया है। तो दिस इज़ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्टेंट शो किया है और ये प्रोडक्ट शो किया है, एंड दिस इज़ द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से यहाँ पर जो डिक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो शो कर रहा है। दस द पोस्टुलेट दैट ड्राइविंग फोर्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन मे बी ड्यू टू द डिक्रीज इन एनर्जी साउंड्स रीजनेबल ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सो फार। इस एविडेंस के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जब कोई रिएक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख रहे हो, तो यहाँ पर डिक्रीज इन द एनर्जी होगी, जिसको हम डिक्रीज इन एंथैल्पी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि कुछ रिएक्शंस हम देखेंगे जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो लेट अस सी, मैं यहाँ पर जब वो रिएक्शंस लिखता हूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, हाफ N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स राइज टू NO2 गैस, और इसके अंदर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो मिलेगी दैट इज़ अबाउट प्लस 33.2 किलो जूल्स पर मोल, 33.2 किलो जूल्स पर मोल। और इसी तरह से एक रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो हम कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस सल्फर लिक्विड गिव्स राइज टू CH2 लिक्विड, और इसके अंदर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन हम जो काउंट करेंगे दैट इज़ अबाउट 128.5 किलो जूल्स पर मोल। तो यहाँ पर आप देखिए कि पॉजिटिव साइन से यहाँ पर जो है एनर्जी चेंज को जो है शो किया गया। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक, जिसमें सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी जो है एंटर हो रही है। दैट मीन्स देयर इज़ ऑलवेज इंक्रीज इन द एनर्जी और एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस एंथैल्पी डायग्राम के अंदर
दिस इज़ द लेवल ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो डिफरेंस दिख रहा है, दिस इज़ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम नाम दे रहे हैं नेट हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स इन द रिएक्शन। सराउंडिंग से जो है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर या सिस्टम के अंदर जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर देयर इज़ ऑलवेज इंक्रीज इन द एंथैल्पी और एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये एंथैल्पी डायग्राम आपको मिलता है। तो दीज रिएक्शंस दो एंडोथर्मिक बट आर स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर एंथैल्पी में डिक्रीज़ होता है तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी है जिसमें एंथैल्पी इंक्रीज़ हो रही है, उस रिएक्शंस को भी हम जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। तो देयरफॉर इट बिकम्स ऑब्वियस दैट व्हाइल decrease in enthalpy may be a contributory factor for the spontaneity of the reaction but is not true for all cases। तो यहाँ पर आप जो देखोगे कि इंथैल्पी में जो डिक्रीज़ हो रहा है इसी की वजह से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है, ऐसा नहीं है। ये हर केस के लिए जो है ट्रू नहीं हो सकता है, जबकि आपको यहाँ पर जो ये दो केसेस के अंदर भी दिख रहा है कि एंथैल्पी जो है इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन जो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ये दोनों रिएक्शंस हालांकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, एंथैल्पी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के लिए ऐसा ज़रूरी हरगिज़ नहीं है कि देयर मस्ट बी द डिक्रीज़ इन द एंथैल्पी चेंज, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में आपको एंथैल्पी चेंज जो इंक्रीज़ हो रहा है वो रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस मिलेगी। चलिए देखते हैं कि एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी के बीच में जो है क्या रिलेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि लेट अस एग्जामिन सच अ केस इन विच डेल्टा एच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एंथैल्पी चेंज यहाँ पर हम जो है ज़ीरो कंसिडर करेंगे, दैट इज़ देयर इज़ नो एनी चेंज इन द एंथैल्पी। ऐसी कोई सी रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं जहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू जो है ज़ीरो बनती है, यानी कि एंथैल्पी चेंज उसमें जो है कुछ भी नहीं होगा, बट स्टिल द प्रोसेस इज़ स्पॉन्टेनियस। एंथैल्पी चेंज ज़ीरो होने के बावजूद भी प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा। तो हमको यहाँ पर जो एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा हम जो इसमें करके देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एक कंटेनर के अंदर हम दो अलग अलग टाइप की गैसेस लेंगे और उन गैसेस को हम जो लेबल करेंगे गैस ए एंड गैस बी, और उस एक कंटेनर के अंदर दोनों गैसेस को हम जो है एक मूवेबल पार्टीशन के साथ में जो है उसको सेपरेट करेंगे। तो कंसिडर द डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस into each other in a closed container which is isolated from the surrounding। तो एक closed container आप लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये क्लोज्ड कंटेनर है जो कि अपनी सराउंडिंग से आइसोलेटेड है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर जो है एक पार्टीशन बनाता हूँ जो कि मूवेबल है। और दो टाइप की गैस अलग अलग, एक लेफ्ट हैंड साइड पर मैं यहाँ पर लिखूँगा गैस ए और राइट हैंड साइड पर मैं लिखूँगा गैस बी। गैस ए को सपोज़ मैं इस तरह से जो इंडिकेट कर रहा हूँ, लाइक दिस, सर्कल से इंडिकेट कर रहा हूँ, और गैस बी को मैं इस तरह से जो है डॉट से इंडिकेट कर रहा हूँ। आपकी बुक में जो डायग्राम बना है उसमें वाइट डॉट और ब्लैक डॉट जो है यूज़ किया है। अब यहाँ पर वाइट डॉट तो बता सकते लेकिन ब्लैक डॉट नहीं बता सकते, इसलिए मैंने ऐसे सर्कल और डॉट्स को जो है यहाँ पर यूज़ किया है दोनों गैसेस को जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इस तरह से ये दो डिफरेंट गैसेस हैं। अब क्या होगा कि ये जो पिस्टन, ये जो पार्टीशन दिख रहा है, दिस इज़ मूवेबल पार्टीशन। इस मूवेबल पार्टीशन को जब मैं हटा लेता हूँ तो दोनों गैसेस आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो क्या ध्यान रखना है कि द टू गैसेस ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट डॉट्स। तो यहाँ पर जो है मैंने एक डॉट जैसे सर्कल जैसा लिया है और एक जो है डॉट पूरा इस तरह से मैंने जो है फिल किया है। तो दीज गैसेस बिगिन टू डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफ्यूजन विल बी कंप्लीट। अब जब ये पार्टीशन को आप हटा दोगे तो डिफ्यूजन होगा, मिक्सिंग ऑफ दिस टू गैसेस होगी, और कुछ देर के बाद ये मिक्सिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब तक कि आपने ये पार्टीशन यहाँ पर लगाया रखा है, तो जब मैं लेफ़्ट हैंड साइड के चेम्बर में अगर यहाँ पर हाथ से कुछ पार्टिकल्स निकालता हूँ गैसेस के, तो बिफोर पार्टीशन इफ़ वी वेयर टू
pick up the gas molecules from left container, we would be sure that these will be molecules of gas A. अगर मैं यहाँ से जो है इसमें हाथ डालकर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स को अगर बाहर निकालता हूँ तो मुझे ये बात जो है बिल्कुल श्योर रहेगी कि ये गैस मॉलिक्यूल A के हैं। या फिर राइट हैंड साइड के कंपार्टमेंट से मैं अगर हाथ डालकर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स को उठाता हूँ तो मुझे ये बात जो श्योर होगी कि यहाँ पर जो है जो मेरे पास में जो पार्टिकल्स मेरे हाथ में आए हैं वो गैस B के पार्टिकल्स हैं। कुछ देर के बाद आप ये मूवेबल पार्टीशन आप हटा दीजिए। जब मूवेबल पार्टीशन हट जाएगा तो यहाँ पर ये गैस मॉलिक्यूल जो है आपस में मिक्स हो जाएंगे लाइक दिस। This is the diffusion of gases after the removal of the partition. Like this. इस तरह से ये पार्टीशन हटा देने के बाद अब जो है गैसेस जो है आपस में एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर जब हाथ डालकर जो है ये गैस मॉलिक्यूल को जिसमें से बाहर निकालता हूँ तो मुझे नहीं पता होगा कि मेरे हाथ के अंदर सिर्फ गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं या गैस बी के मॉलिक्यूल्स हैं या दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, और दोनों हैं तो कितने हैं ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पर जो है ये कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ जो है मिक्स हो गए हैं। बट इफ़ वी वेयर टू पिक अप द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कंटेनर व्हेन पार्टीशन इज रिमूव्ड देन वी आर नॉट श्योर whether the molecules picked are gas A or gas B, and we say the system becomes less predictable or more chaotic। तो यहाँ पर जो सिस्टम जो है less predictable होगा, more chaotic। chaotic मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर जो है कोई फिक्स जो है प्रोपोर्शन आपको नहीं मिलेगा। जब यहाँ से कुछ जो है गैस मॉलिक्यूल्स को आप जो है पिक करोगे, इसमें से निकालोगे, तो वी मे नाउ formulate another postulate in an isolated system that there is always a tendency for the system's energy to become more disordered or chaotic। यहाँ पर जो सिस्टम की जो एनर्जी होगी या सिस्टम जो होगा वो डिसऑर्डर्ड होगा, या इसको आप नाम दीजिए चाओटिक। चाओटिक मतलब ये डिस्टर्ब सिस्टम जिसको आप कह सकते हो। एंड दिस कुड बी अ क्राइटेरियन फॉर द स्पॉन्टेनियस चेंज। और यही जो है डिसऑर्डर जो कंडीशन आती है यही जो है स्पॉन्टेनियस चेंज का जो है ये क्राइटेरियन है। एट दिस पॉइंट वी इंट्रोड्यूस अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी एंड इट इज़ डिनोटेड एज एस। तो यहाँ पर हम जो है एक थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी जो है इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज एंट्रोपी, और इसको हम कैपिटल एस से जो है इंडिकेट करेंगे। तो ये भी एक जो है नई टर्म है एंट्रोपी, जो कि इस एक्सपेरिमेंट से आप जो है एक नई प्रॉपर्टी जो है निकाल सकते हो, उसको हम एंट्रोपी कहेंगे और इसको हम कैपिटल एस से इंडिकेट करेंगे। द अबव मेंशन डिसऑर्डर इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एंट्रोपी। तो ये डिसऑर्डरनेस जो है इसको आप जो है एंट्रोपी के तौर पर जो एक्सप्लेन कर सकते हो। अब एंट्रोपी एक्चुअली क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ध्यान रखिए एंट्रोपी जो है एक्चुअली एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ randomness or disorder in the system. It is the measure of degree of randomness or disorder in the system. तो measure of मैं यहाँ लिखता हूँ degree of, it is the measure of degree of randomness or disorder in the system. तो द ग्रेटर इज़ द डिसऑर्डर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द हायर इज़ द एंट्रोपी। जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा, जितना ज़्यादा रेंडमनेस सिस्टम के अंदर होगा, उतनी ज़्यादा जो है एंट्रोपी जो है उस आइसोलेटेड सिस्टम की मिलेगी। एज फार एज केमिकल रिएक्शन इज़ कंसर्न दिस एंट्रोपी चेंज इज़ कंसर्न टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस फ्रॉम वन पैटर्न इन द
रिएक्टेंट्स टू अनदर इन द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर अगर आप जो है केमिकल रिएक्शन देखोगे तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है ये एंट्रोपी चेंज कैसे पता चलेगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जब आप जाओगे तो उसके अंदर आपको देखना है कि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिसऑर्डरनेस आपको कैसा पता चलेगा, इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी मच डिसऑर्डर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स देयर विल बी अ रिजल्टेंट इंक्रीज इन द एंट्रोपी। अगर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है कंपेयर टू रिएक्टेंट तो हम कहेंगे कि देयर इज़ द इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। डिक्रीज ऑफ द रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर वुड मीन इंक्रीज इन द एंट्रोपी। जो रेगुलरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर है अगर वो डिक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि एंट्रोपी जो है इंक्रीज हो रही है। फॉर अ गिवन सब्सटेंस द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ लोवेस्ट एंट्रोपी, दैट इज इट इज़ मोर ऑर्डर्ड। तो सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अगर आप कंसिडर करते हो तो ये आपको मिलेगा मोर ऑर्डर्ड। इसका जो अरेंजमेंट होता है ये बहुत ही फिक्स होता है, पर्टिकुलर होता है, मोर ऑर्डर्ड होता है, इसलिए इसकी जो एंट्रोपी होगी वो लोवेस्ट होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे हैविंग द लोवेस्ट एंट्रोपी। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जनरली वो सबसे लोवेस्ट एंट्रोपी के होते हैं, यानी कि वो मोर ऑर्डर्ड होते हैं। यहाँ पर जो डिग्री ऑफ रेंडमनेस जो है नहीं के बराबर होती है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर जो है यहाँ पर जो है नहीं के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि इट हैज़ द लोवेस्ट एंट्रोपी। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए। जबकि अगर आप गैसियस सब्सटेंस कंसिडर करते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का जो आप गैसियस सब्सटेंस कंसिडर करते हो तो यहाँ पर आपको जो हाईएस्ट एंट्रोपी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो सबसे हाईएस्ट होती है। तो गैसियस सब्सटेंस जब आप लोगे तो आप इसको नाम दोगे मोर डिसऑर्डर्ड, और यहाँ पर जो एंट्रोपी जो होगी वो होगी हाईएस्ट। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस के अंदर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जब जाओगे तो यहाँ पर जो है आपको फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस देखना होगी कि किस तरफ जो है एंट्रोपी कम है, मतलब ऑर्डरनेस या पर्टिकुलर जो है रेंडमनेस जो है किस तरफ जो है कम है। मोर ऑर्डर्ड कौन से तरफ का जो है पार्ट है, या रेंडमनेस जो है किस तरफ जो है कम से कम है, तो उस तरफ आप जो कहोगे कि एंट्रोपी जो है वो कम है। और जिस तरफ जो है डिसऑर्डरनेस जो है बढ़ गया तो वहाँ पर जो है एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से मोर ऑर्डर्ड अगर हुआ तो लोवेस्ट एंट्रोपी, और मोर डिसऑर्डर्ड हुआ तो हाईएस्ट एंट्रोपी होगी। तो एंट्रोपी लाइक एनी अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी सच एज इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी इज़ अ स्टेट फंक्शन। तो एंट्रोपी भी जो है ये स्टेट फंक्शन है, और चेंज इन एंट्रोपी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ वेन एवर हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम इट इंक्रीजेस मॉलिकुलर मोशंस कॉजिंग इंक्रीज्ड रेंडमनेस इन द सिस्टम। तो यहाँ पर आप जो ध्यान रखिए कि जो चेंज इन एंट्रोपी होती है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। तो ध्यान रखिए डेल्टा एस जो होती है ये भी जो है आपको मिलेगा स्टेट फंक्शन, और साथ ही साथ जो है आप देखोगे कि जब आप किसी भी सिस्टम को हीट करते हो, यानी कि उसके अंदर जब आप हीट ऐड करते हो तो उसके अंदर क्या होगा कि मॉलिकुलर मोशन जो है इंक्रीज़ होगी, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर जो है रैंडमनेस इंक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से डेफिनेटली क्या होगा कि एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो 10 heat, that is Q, has randomizing influence on the system। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हीट जिसको हम Q कहेंगे has randomizing influence on the system। रेंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस मतलब ये क्या कर रहा है, रेंडमनेस को इंक्रीज़ कर रहा है, डिसऑर्डरनेस को ये इंक्रीज़ करने का काम करता है। इसलिए हम कहेंगे कि हीट हैज़ रेंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम।
तो ये चीज़ जो है आप खास तौर से ध्यान रखिए। अ सिस्टम एट हायर टेम्परेचर हैज़ ग्रेटर रेंडमनेस इन इट देन वन एट लोअर टेम्परेचर। अगर कोई सब्सटेंस जो हाई टेम्परेचर पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहाँ पर जो रेंडमनेस जो है ग्रेटेस्ट होगा, जबकि उसी सब्सटेंस को लो टेम्परेचर पर जब ऑब्जर्व करोगे तो रेंडमनेस यहाँ पर जो क्या होगा, कम होगा। दस, टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ एवरेज चाउटिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो पार्टिकल्स की जो चाउटिक मोशन होती है, जो रेंडम मोशन होती है, उसको मेज़र करने का जो टर्म होता है दैट इज़ अ टेम्परेचर। तो हीट एडेड टू द सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर कॉजेस ग्रेटर रेंडमनेस देन व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ एडेड टू इट एट हायर टेम्परेचर। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास एक बीकर के अंदर सपोज़ बॉइलिंग वाटर है, पहले से जो है बॉइलिंग वाटर रखा हुआ है, या पहले मैं लेता हूँ, एक बीकर के अंदर जो है वाटर है सिर्फ। आप जब इसको हीट करोगे तो ये टेम्परेचर क्या करेगा, इसके रेंडमनेस को इंक्रीज़ करेगा। जबकि बॉइलिंग वाटर में पहले से ही रेंडमनेस इंक्रीज्ड है, अगर आप इसको हीट करोगे तो इट डज़ नॉट अफेक्ट मोर रेंडमनेस, ये कोई और मज़ीद रेंडमनेस नहीं लाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि लो टेम्परेचर पर आप जो है यहाँ पर जब इसको हीट सप्लाई करोगे तो इट विल कॉजेस मोर रेंडमनेस, और उतनी ही क्वांटिटी ऑफ हीट अगर आप पहले से बॉइल्ड वाटर के अंदर जो है सप्लाई करते हो तो इट डज़ नॉट अफेक्ट द रेंडमनेस इन द बॉइलिंग वाटर। तो ये चीज़ आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। तो दिस सजेस्ट दैट the entropy change is indirectly proportional to the temperature. Therefore, change in entropy related with the heat and temperature for the reversible reaction is given by the equation delta S is equal to Q reversible upon T. तो यहाँ पर हम जो है इसका जो है रिलेशनशिप बताएंगे कि डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दिस एंट्रोपी चेंज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंपली बात है कि ठंडा पानी है, उसको जब आप हीट करोगे तो उसमें ज़्यादा रेंडमनेस आएगी, और पहले से ही गर्म पानी है उसको फिर और गर्म करोगे तो उसमें रेंडमनेस नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि दिस एंट्रोपी चेंज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इस तरह से टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज़, अब यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जो टोटल एंट्रोपी होगी, जिसको आप लिखोगे डेल्टा एस टोटल, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग। तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम और टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग, इन दोनों का जो समेशन होगा, इन दोनों का जो एडिशन होगा, वो दोनों मिलकर यहाँ पर जो है टोटल एंट्रोपी चेंज आपको जो है मिलेगी। तो व्हेन अ सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी इज़ मैक्सिमम, जब सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पर आएगा तो एंट्रोपी उस वक्त तो मैक्सिमम होगी, एंड द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू ज़ीरो। एंट्रोपी उस वक्त तो जो है मैक्सिमम होगी और डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर जो ज़ीरो होगी। दिस इज़ फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर आपको जो ये कंडीशन मिलेगी तो यहाँ पर जो एंट्रोपी मैक्सिमम होगी लेकिन चेंज इन एंट्रोपी जो है ये वैल्यू ज़ीरो होगी। देन वी कैन से दैट एंट्रोपी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेस टिल इच रीचेस टू मैक्सिमम एंड एट इक्विलिब्रियम द चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि एंट्रोपी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेस टिल ईच रीचेस टू मैक्सिमम, जब तक कि ये मैक्सिमम तक नहीं पहुंचेगी एंट्रोपी ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहेगी, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगी तो चेंज इन एंट्रोपी जो है क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सिंस एंट्रोपी इज़ अ स्टेट प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट change in entropy delta S for a reversible process as delta S of the system is equal to Q reversible, यहाँ पर जो है Q reversible of the system divided by T। तो हीट ऑफ द सिस्टम जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ऑब्जर्व हो रही है उसको जो है टेम्परेचर से आप जो डिवाइड कर दीजिए तो आपको एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम मिल जाएगी। तो वी फाइंड दैट बोथ फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपांशन फॉर एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस डेल्टा यू, जिसको हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहेंगे, वो ज़ीरो होगी, बट डेल्टा एस टोटल दैट इज़
डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज़ नॉट ज़ीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो एक्सपांशन का होता है, जिसमें आइडियल गैस जो है अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस होती है, तो वहाँ पर आपको डेल्टा यू की वैल्यू जो है मिलेगी ज़ीरो। दिस इज़ फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ एक्सपांशन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ज़ीरो मिलेगी आइडियल गैस के लिए, जो कि आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर है। लेकिन डेल्टा एस टोटल इज़ नॉट ज़ीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए, डेल्टा एस इज़ नॉट ज़ीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये बात जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है कि अगर आपने कोई आइडियल गैस का जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑब्जर्व किया है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो दोनों के लिए ज़ीरो होगी, लेकिन डेल्टा एस की वैल्यू जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ज़ीरो नहीं होगी। तो इस तरह से ये जो है एंट्रोपी है, जो कि एक स्टेट फंक्शन है।